मेरा नाम रीना देवी है, रीना देवी उर्फ रीना यादव। मैं नालंदा से, बिहार से एमएलसी हूँ। जो त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि हैं उनके वोटों से मैं जीत करके आती हूँ। क्योंकि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में नालंदा है और नालंदा तो तपोभूमि है, बिहार की भूमि है जहाँ पे बुद्ध भी आए हैं और जहाँ पे हमारे महावीर का भी जन्म हुआ है। तो यहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे राजगीर जैसे जल कुंड है यहाँ पर, जहाँ पे लोग आकर के इसमें स्नान करके यहाँ पे अपने सारे जितने भी शरीर की जो बीमारियाँ हैं उसको भी मिटा जाते हैं। और नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। नालंदा पूरे विश्व में इसका नाम था और विश्व से लोग जो है यहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे, उसके लिए भी नालंदा बहुत प्रसिद्ध है। और मेरे हिसाब से मैं कह सकती हूँ कि मैं नालंदा की हूँ। और मेरे जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जो सुशासन के विकास पुरुष भी कहलाते हैं, वो भी नालंदा से ही हैं और मैं उस क्षेत्र से आती हूँ। देखिए, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। मैं इससे पहले भी बहुत सारे, क्योंकि मेरा दूसरा टर्म है, मैं इससे भी पहले भी बहुत सारे इस तरह के कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट मैंने किया है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है नेशनल लेजिस्लेटर कॉन्फ्रेंस, भारत इंडिया का राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन भारत 2023 का, इसका कॉन्सेप्ट मुझे बहुत बढ़िया लगा। एक जो नया इनिशिएटिव इन्होंने लिया, जो पानी अपने राज्य से लेकर के आने का, अपने जगहों से जहाँ से आप चुनाव जीते हुए हो, और वहाँ की विशेषता को लेकर के और वहाँ की मिट्टी को लेकर के आने का जो कॉन्सेप्ट है, ये मुझे बहुत ही अलग लगा, डिफरेंट लगा। जहाँ पे मैंने तो पहले सोचा था कि शायद ये हर एक लोगों के नाम से और हर एक लोगों की जगहों से इसको लिखा जाएगा, लेकिन मैंने देखा कि यहाँ पे NLC करके एक 3 डिपार्टमेंट बनाए गए थे जिसमें आपको उस मिट्टी को डालना था। और मेरे दिमाग में ऐसा आ रहा था कि जैसे हम लोग भारत में डिफरेंट लोग रहते हैं, डिफरेंट सोच के लोग रहते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज के लोग रहते हैं, उनकी अलग अलग पद्धतियाँ हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग रहन सहन है, उनका खान पान है, उनके अलग अलग आइडियोलॉजी है, उनके अलग अलग रिलीजन है। और उन सब को हम लोगों ने एक, जैसे भारत में कैसे हम लोग एक समाहित हैं, उस तरह से सारी मिट्टियों को हम लोगों ने एक जगह डाल दिया, उस भारत की सारी मिट्टियों को जो अलग अलग राज्यों से आए हैं। और मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। और यहाँ आकर के हम लोगों से एक दूसरे से इंटरेक्शन करने का मौका मिला। जो हमारे जो लीडर्स हैं, जिनको हम लोग टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनते हैं, समझते हैं, उनको आमने सामने देखने का मौका मिला, उनके साथ पिक्चर्स लेने का मौका मिला, उनकी बातों को सुनने का मौका मिला, जिससे हम लोगों को आगे चल करके जहाँ पर हम लोग हैं, हम लोग जिस राज्य से आते हैं या जिस ज़िले से आते हैं, तो वहाँ पे कुछ नया करने का और कुछ उत्साहवर्धन होने का यहाँ पे मौका मिला। तो मैं समझती हूँ ये एक अच्छा माहौल था, एक अच्छा प्लेटफॉर्म था, जहाँ पे डिफरेंट राज्य से डिफरेंट लोग आए थे और उन्होंने अपनी अपनी बातें कही और उन लोगों को सुनने का वही मौका मिला। देखिए, मेरे राजनीतिक जीवन का जो स्टार्टिंग है, मैं बताना चाहूँगी कि 2009 में मेरे हस्बैंड MLC का चुनाव लड़ रहे थे। उस समय मैं सिर्फ एक गृहिणी का काम करती थी, अपने बच्चों का लालन पालन और घर में खाना बनाना और घर की देखरेख करना, अपने बुज़ुर्गों का सम्मान करना, और यही सब मैं कर रही थी। एक हाउसवाइफ का काम मैं कर रही थी। लेकिन मैं MA पास थी और पढ़ी लिखी थी, मुझे राजनीति में रुचि थी, पर मैं वो रुचि सामने से जाहिर नहीं कर पाती थी। मैं टीवी देखती थी और टीवी के माध्यम से नेताओं को देखती थी। और ये सोच जो आज लोग के, हमारे जितने भी न्यू जनरेशन है, जो सोचते हैं कि नेता लोग होते हैं जो बेकार होते हैं, कुछ काम करना नहीं चाहते, मेरी भी सोच वैसे ही थी। और मैं भी ये सोचती थी अगर मैं यहाँ होती तो मैं शायद ये करती, मैं शायद वो करती। उस सोच से मैं प्रभावित थी, पर मैं नेता नहीं थी। मेरे हस्बैंड नेतागिरी कर रहे थे। उन्होंने MLA का चुनाव लड़ा, 2 बार वो चुनाव हार गए, और तीसरी बार एक बार जो है उन्होंने MLC का भी चुनाव लड़ा, वो 35 वोट से हार गए। 2 बार MLA का चुनाव लड़ा, वो हार गए। चौथी बार में वो 2009 में जब चुनाव लड़ रहे थे, तो उन्हें किसी कारणवश जो है आर्म्स एक्ट के दौरान उनको जेल भेज दिया गया। जो एक पॉलिटिक्स में होता है कि अगर आदमी बढ़ रहा है तो उसको थोड़ा सा अंडर कंट्रोल करने के लिए उसको ऐसा किया जाता है। तो उस केस में मुझे मेरे घर के लोगों ने और वहाँ की जो जनता थी, उन लोगों को थोड़ा सा वो लोग
रुआंसे हो गए कि अभी इनके पति चले गए जेल में, तो अब क्या होगा, अब कौन जाएगा आगे जा कर के, कौन वोट मांगेगा। तो उन्होंने ऐसा कहा कि आप उनकी पत्नी है, धर्म पत्नी है, तो आपको सिंपैथी मिलेगा, आपको घर से निकलना चाहिए और अपने पति के बिहाफ में आपको वोट मांगना चाहिए, ठीक है। तो मैंने भी उस समय सोचा कि चलो ठीक है, मैं उनकी पत्नी हूँ तो मुझे करना चाहिए, मेरे हस्बैंड जेल में हैं, उनके प्रति मेरी भी एक मेरी ड्यूटी होती है। तो उस समय मैं पहली बार अपने घर से निकली और 2009 में मैं सबके पास जाकर के वोट की अपील की और मेरे हस्बैंड चुनाव जीत गए। और मुझे सौभाग्य मिला कि फर्स्ट टाइम जो उनका जो रिजल्ट भी था, उनका जो सर्टिफिकेट था, वो भी मुझे लेने का मौका मिला। देन 2010 में जो है, जब वो एमएलसी चुनाव जीत चुके थे, तो चूँकि वो एमएलए का चुनाव फिर नहीं लड़ सकते थे, तो उस समय लोगों ने डिसाइड किया कि आप अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाओ। और मैं 2010 में मैंने चुनाव लड़ा, लेकिन उस समय मैं चुनाव 10,000 वोट से हार गई। वहीं नालंदा से मैं हिलसा से चुनाव लड़ रही थी, लेकिन मैं 10,000 वोट से चुनाव हार गई। उसके बाद मैं चुनाव सब छोड़ छाड़ करके फिर मैं वापस आ गई घर पे। फिर वैसे गृहिणी का काम चल रहा था और मैंने सोचा मैं क्या करूं, तो मेरे पति ने सजेस्ट किया कि आप फिर से पढ़ाई शुरू कर दो। मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था, मैं एमए करना चाह रही थी। मैं सोच रही थी कि मैं चलो प्रोफेसर बन जाऊँ, मैं अगर कुछ नहीं कर सकती हूँ तो मैंने एमए का डिग्री लिया। फिर उसके बाद मैं वहाँ के जो कॉलेज हैं, पटना कॉलेज में, वहाँ से पढ़ी लिखी। और जब मैं वहाँ से करके आ गई तो 2015 में मेरे हस्बैंड का जब फिर से इलेक्शन होने वाला था, तो उनका नॉमिनेशन किसी कारणवश रद्द होने वाला था। उस कंडीशन में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उन्होंने कहा कि आप अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाओ। तो मेरा जो है पर्दापण राजनीति के परिवेश में हुआ और मैं चुनाव जीत करके इस माहौल में आई, राजनीतिक जीवन में मेरा प्रवेश हुआ। देन सेकंड टर्म है ये मेरा, और सेकंड टर्म में सब लोगों ने कहा कि हस्बैंड से अच्छा आपका है तो आप ही चुनाव लड़ो। मेरे हस्बैंड ने नहीं कहा कि आप ही चुनाव लड़ो, आप बेस्ट हो, मैं आपके पीछे से रहता हूँ, आपको सपोर्ट करता हूँ। देन सेकंड टाइम मैंने फिर से चुनाव लड़ा। तो ये सब मेरा राजनीतिक जीवन का अनछुए पहलू हैं, जो कभी दुख भी देते हैं, कभी आंसू भी देते हैं और कभी खुशी भी देते हैं कि चलो मैं कहाँ से कहाँ फिर मैंने अपना जीवन आरंभ किया। देखिए, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी आज की पीढ़ी को, आज की पीढ़ी जो नेताओं के बारे में जो खराब परसेप्शन लेके बैठी हुई है कि नेता ही भ्रष्ट होते हैं। एक्चुअली नेता पूर्ण रूप से भ्रष्ट मैं उनको भी नहीं कह सकती हूँ। आप जो सिनेमा घरों में हम लोग जो सिनेमा देखते हैं, सिनेमा में दिखाया जाता है कि एक नेता कितना भ्रष्ट होता है और इसने ये करवाया वो करवाया। अभी जिस टाइम में मैं हूँ और इस टाइम में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और इस टाइम में जो न्यू जनरेशन है वो भी राजनीति में आगे बढ़ रही है, और कहीं ना कहीं उनके अंदर ये फीलिंग्स है कि हमें कुछ करना है, कुछ अच्छा करना है, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। कहाँ पर परेशानी हो रही है? मुझे परेशानी होती है ज़्यादा अपने पदाधिकारियों के साथ, जो कि अपने पद से डगमग नहीं होते हैं। हम पॉलिटिशियन 5 साल के लिए बनते हैं या 6 साल के लिए बनते हैं, क्योंकि लेजिस्लेटर हम लोग काउंसिल से हैं तो हमारा 6 साल का टर्म होता है। हमारे लिए ये ज़रूरी होता है कि हम नेक्स्ट टाइम जीते, इसके लिए हम अच्छा काम करें। पर हम काम करना चाहते हैं, पर काम करने दिया नहीं जाता है। कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर के आना चाहते हैं, पर जहाँ तक मेरी जो परेशानी होती है वो पदाधिकारियों से होती है। तो जो न्यू जनरेशन आ रही है इसमें इन्वॉल्व हो रही है। मैं तो चाहूँगी कि जितने भी लीडर हैं वो साइड हों, न्यू जनरेशन को आगे करें, क्योंकि न्यू जनरेशन अच्छा कुछ करना चाहती है। जो महिलाएं हैं, खास करके मैं महिलाओं के बारे में ज़रूर कहना चाहूँगी कि महिलाओं में भ्रष्टाचार वाला कोई नियम नहीं है। वो सीधी हैं, सीधी स्पष्ट हैं। अगर कोई गलत हो रहा है तो उसको गलत कहती हैं, अगर कुछ सही हो रहा है उसको सही कहती हैं। मैं खुद अपनी जगह पे मैं अपने बताना चाहती हूँ कि अगर मुझे गलत पैरवी आती है कि मेरा पैरवी कर दो, मैं कहती हूँ भैया ये नहीं होगा, क्योंकि मेरे यहाँ शराबबंदी है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे कहना चाहूँगी, मेरे यहाँ शराबबंदी है। अगर कोई शराब पी करके पकड़ा गया तो मैं कह देती हूँ मेरे यहाँ शराबबंदी, मैं इसके लिए पैरवी नहीं कर सकती। तो मैं कट टू कट हूँ। पर पुरुष ऐसे नहीं होते हैं, और वो पुरुष जो बहुत बरसों बरस से बैठे हुए हैं अपने आसन पे, वो आसन को पकड़े रखने के लिए भ्रष्टाचार का और प्रयोग कर रहे हैं और उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे जो है कि समाज में बहुत सारी विषमताएं हैं, विसंगतियां हैं, और कहीं ना कहीं उससे समाज प्रभावित है। और वैसे लोग जो पिछड़े हैं, जो अति पिछड़े हैं, जो एकदम सोसाइटी से दूर हैं, उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है, तो वो लोग जहाँ के तहाँ ही बने हुए हैं। तो मैं समझती हूँ कि आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा जो नवयुवक हैं वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, डॉक्टरी कर रहे हैं, ठीक है, वो आगे बढ़े, लेकिन नेतागिरी भी वो करे, ताकि उनकी जो अच्छी वाली जो सोच है ना, जो समाज को अलग करने की जो सोच है, वो राजनीति में दिखाई पड़े, ताकि हम लोग कुछ सुधार कर सकते हैं।